अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा सुपर इंटेंसिव बेआइंस का लेसन नंबर 25 है और उसका पार्ट नंबर 3 है। आज इंशाल्लाह हमारा लेसन नंबर जो 25 है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने कनेक्टर्स का टॉपिक शुरू किया था जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो हमने पहले ज़ीरो पोजीशन वाले कनेक्टर्स देखे, फिर हमने हाउफ्ज़ार्स वाले कनेक्टर्स देखे। आज हम देखने जा रहे हैं नेबनज़ार्स। नेबनज़ार्स का नाम आप लोगों ने शायद पहले सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना तो आज ज़रूर सुनेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लॉज है जिसके अंदर हम वर्ब को सबसे लास्ट में ले जाते हैं, जो कॉन्जुगेशन वाला वर्ब होता है। तो इसके कुछ कनेक्टर्स भी हैं। इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं कि वर्ब हमने जो कॉन्जुगेशन वाला है, जैसे हमने मॉडल वर्ब यूज़ किया तो दूसरे पे हमने वोलन की कॉन्जुगेशन इश के साथ विल यूज़ की है ना। इश विल गेन में जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम कोई भी ऐसा कनेक्टर यूज़ करें जो नेबनज़ार्स की कैटेगरी के अंदर आता है, तो हम जो विल है वो लास्ट में ले जाएंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ, वाइल इश गेन विल। अब हमने विल लास्ट में क्यों लगाया कॉन्जुगेशन वाला? क्योंकि नेबनज़ार्स वाला कनेक्टर हमने वाइल यूज़ किया। इसी तरह बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके साथ वर्ब जो कॉन्जुगेशन वाला वर्ब होता है वो लास्ट में चला जाएगा। तो जब भी कॉन्जुगेशन वाला वर्ब, कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट में चला जाए तो वो नेबनज़ार्स होता है। तो आज उसके कुछ कनेक्टर्स देखते हैं। अब उसके ना दो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं। एक तो फर्स्ट सेंटेंस यानी एक तो फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी कि जब हम मेन क्लोज पहले लिखते हैं यानी कि हाउफ्ज़ार्स। तो यानी कि अगर हम कनेक्टर को मिडल में यूज़ करें तो कनेक्टर आएगा, कनेक्टर के बाद नोमिनेटिव आएगा, नोमिनेटिव के बाद आगे सेंटेंस के अंदर अकुजाटिव डाटिव जो भी है वो आ जाएगा। और लास्ट के अंदर अगर परफेक्ट है या मॉडल वर्ब है तो मेन वर्ब आ जाएगा पार्टिसिप्स वाई की शक्ल में या फिर मेन वर्ब की शक्ल में। और उससे भी लास्ट में चला जाएगा जो कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा, यानी कि जो कॉन्जुगेशन वाला वर्ब होता है वो लास्ट में, सिंपल। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? अगर हम ये वाला पार्ट फर्स्ट नंबर पे रखते हैं यानी कि कनेक्टर को हम पहले यूज़ करें, ठीक है, उसके बाद हम हाउफ्ज़ार्स यूज़ करते हैं, तो फिर हाउफ्ज़ार्स का जो वर्ब है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद नोमिनेटिव और फिर आगे जो जो भी होगा। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हम फर्स्ट देखते हैं। अल्स होता है, अल्स का मतलब होता है व्हेन पास्ट के लिए, इनके जब। अल्स का मतलब होता है व्हेन या फिर जब, और ये हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए और सिर्फ ये एक ही दफ़ा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये रिपीटेड एक्शंस के लिए नहीं हो सकता। यानी कि कोई ऐसा पास्ट का इवेंट जो पहले हुआ था लेकिन वो दोबारा नहीं पॉसिबल हो। इसके एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इश वार इन बर्लिन, मैं बर्लिन में था। अब बर्लिन में तो हम हो सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं पहले था तो मैं दोबारा भी हो सकता हूँ बर्लिन में या किसी भी जगह पे। अब मैं कहता हूँ जब मैं 16 साल का था, ठीक है। अब जब के लिए हम यूज़ करेंगे कनेक्टर अल्स इश ज़ेशन यागे अल्ट वाह। अभी हमने वाह जो है ये लास्ट में क्यों लगाया? क्योंकि अल्स हमने जो है नेबनज़ार्स वाला कनेक्टर यूज़ किया है, इसके साथ कॉन्जुगेटेड वर्ब जो भी होगा लास्ट में चला जाएगा। यानी कि मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 16 साल का था, उसके लिए हम बोलेंगे इश वाग ज़ेशन यागे अल्ट। तो हमने जो वाह है वो सबसे एंड में लगाया, सबसे लास्ट में लगाया, क्योंकि हमने अल्स यूज़ किया है। और आल्स का हम व्हेन के लिए तब यूज़ करेंगे जब कोई एक्शन एक दफ़ा पॉसिबल हो, दोबारा नहीं हो। यानी कि मैं 16 ईयर्स का एक दफ़ा था, मैं दोबारा तो 16 साल का नहीं हो सकता ना। बर्लिन में मैं जा सकता हूँ लेकिन कंडीशन ऐसी है जो लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा ही हुआ हो, वो दोबारा पॉसिबल नहीं हो। तो अब मैं 16 साल का दोबारा तो मैं नहीं हो सकता हूँ। तो इसलिए हम अल्स यूज़ करेंगे व्हेन के बजाय, ठीक है। अब इसको हम दूसरे की तरह भी लिख देते हैं, इस सेंटेंस के अंदर भी मैं लिख देता हूँ इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे हम यूज़ करें अल्स इश ज़ेशन यागर अल्ट वार, जब मैं 16 साल का था। अब अगले का हमने वर्ब पहले लिखना है, ठीक है। अब ये जो हाउफ्ज़ार्स हमने यूज़ किया है इश वार इन बर्लिन, इसका वर्ब पहले आ जाएगा। अगर नेबनज़ार्स वाला सेंटेंस पहले है तो अगले का वर्ब पहले। तो वार इश इन बर्लिन, ठीक है। अब अगला है व्हेन। इसका मतलब भी व्हेन ही होता है, यानी कि जब के लिए या फिर इफ़ के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब व्हेन का भी मतलब सेम ही है।
इफ़ या फिर व्हेन, लेकिन हम ये इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए या फिर रिपीटेड एक्शंस के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो मैं बनाऊँगा इश होफे डिश अन, मैं तुम्हें कॉल करूँगा व्हेन इश साइट habe, जब मेरे पास टाइम हुआ या अगर मेरे पास टाइम होता है तो। अब यहाँ पे हमने व्हेन यूज़ किया, यानी कि मेरे पास टाइम दोबारा भी हो सकता है तो मैं कॉल बार बार कर सकता हूँ, फ्यूचर के लिए भी या फिर रिपीटेड एक्शंस के लिए भी, तो हम यूज़ करेंगे व्हेन, ठीक है। अब उसके बाद है जोबाल्ड, इसका मतलब होता है एज सुन एज या फिर जितनी जल्दी। तो अब यानी कि हम अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जितनी जल्दी मैं पहुँचा, या एज सुन एज अराइव, आई अराइव, ठीक है, जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, तो हम कहेंगे इश रूफे डिश अन जोबाल्ड एज सुन एज इश अनखोमे। तो जोबाल्ड के साथ अनकॉमन जो है वो लास्ट में चला गया। अब कोई भी सेपरेबल वर्ब अगर होगा तो जो मेन वर्ब होगा वो हम कॉन्जुगेट कर देंगे, लेकिन प्रीफिक्स उसके साथ ही रहेगी। ठीक है। अब उसके बाद है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। अब हम करते हैं कि बच्चा हाथ धोता है खाने से पहले, ठीक है। तो हम कहेंगे डस किंड वेस्ट दी हैंड, बच्चा हाथ धोता है खाने से पहले, तो बिफोर एस ईस्ट, यानी कि इससे पहले कि वो खाता है या खाने से पहले। अब यहाँ पे हमने बिफोर यूज़ किया इससे पहले, यानी कि बच्चा हाथ धोता है इससे पहले कि वो खाए या खाने से पहले बच्चा हाथ धोता है, ठीक है। अब उसके बाद है जाइट या जाइडेम। अब इन दोनों को हम थोड़ा अलग अलग करके दो सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ जब से मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था, जब से मैं बच्चा था। हम जाइट और जाइडेम के अलग अलग बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि वो बर्लिन में रह रही है जब से वो मैरिड है, ठीक है। जी वॉन्ट इन बर्लिन seit sie verheiratet ist, वो बर्लिन में रह रही है जब से वो मैरिड है। अब ये हमने यूज़ कर लिया जाइट के लिए। अब आगे हम यूज़ करते हैं जाइडेम को। मैं कहता हूँ कि वो इस कंपनी में काम कर रहा है, या भाई इस कंपनी में काम कर रहा है जब से वो जर्मनी में है, ठीक है। हम कहेंगे एयर arbeitet in dieser Firma seitdem er in Deutschland ist, जब से वो जर्मनी में है। er arbeitet in dieser Firma seitdem er in Deutschland ist, जब से वो जर्मनी में है। तो हम जाइट यूज़ करें या जाइडेम यूज़ कर लें, सेम मीनिंग्स के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे है वाइल या फिर बिकॉज। अब हम कहते हैं कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उसकी सालगिरह है। Wir feiern weil उसकी सालगिरह है, उसके लिए हम एयर भी लगा सकते हैं, जी भी, एस भी। while er Geburtstag hat, क्योंकि उसकी सालगिरह है, तो अब वाइल की वजह से हम हार्ट जो है लास्ट में ले गए। अब जितने भी हमने यूज़ किए हैं नेबनजार्स के कनेक्टर्स, हमने कॉन्जुगेटेड वर्ब को सबसे लास्ट में यूज़ किया है। अब आगे दा है, इसका मतलब भी बिकॉज या क्योंकि ही होता है, ये ज़्यादा B2 में यूज़ होता है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं यूज़ दोनों को, यानी कि वैरायटी आप लोगों के पास हो जाएगी। बल्कि वैरायटी इसमें अच्छी हो गई, अगर आप ईमेल या कोई गेमाइन्जर मेट्रस प्लानर में यूज़ करते हैं इसको, तो आप कहीं पे डेन यूज़ करें, कहीं पे वाइल यूज़ करें, कहीं पे दा, ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो कि आप लोगों को अच्छा आता है। अब दा के हम दा का सेंटेंस बनाते हैं।
अब हम बनाते हैं कि क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो कुछ नहीं खरीद सका। द एयर खाइन गेल्ड हाटे। अब हमने यहाँ पे जो कनेक्टर है ये फर्स्ट पे यूज़ किया यानी कि नेबनजार्ट्स। अब अगले का वह पहले, कौनते एयर निस्ट खाउफन, वो कुछ नहीं खरीद सका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पहले नंबर पे यूज़ किया है, लेकिन अगले का फिर वर्ब हमने पहले यूज़ किया और नॉमिनेटिव उसके बाद। अब उसके बाद है फॉल्स, इन केस या फिर इफ़ के लिए ही हम यूज़ करते हैं। अब ये अगर ही होता है उर्दू के अंदर तो, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हिसाब से यूज़ करते हैं हम, यानी कि इन केस, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या किसी वजह से हम, यानी कि तो हम अगर कहें कि मुझे कॉल करो, ruf mich an, falls du die Hilfe brauchst, यानी कि मुझे कॉल करो अगर तुम्हें ज़रूरत है, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है। अब हमने रूफ मिश एन क्यों यूज़ किया, अब ये हमने इम्पेरेटिव पीछे पढ़ा था लेसन नंबर 21 या 22 कुछ इस तरह का, तो उसके अंदर हमने इम्पेरेटिव पढ़ा था। इम्पेरेटिव होता है कि जब हम किसी को कमांड देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉल करो तो ये कमांड है, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है। अब अब हम यूज़ करते हैं दस। दस का मतलब होता है दैट, या फिर के हम कहते हैं कि बॉस को पता है कि वो बीमार है। ठीक है, देयर शेफ वाइस, द शेफ वाइस दस एयर, कि वो बीमार है, क्रैंक इस्ट। तो हमने 10 यूज़ किया। इसका 10 का बहुत यूज़ है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, ख़ास तौर पे ईमेल राइटिंग के अंदर, और वो जो gemeinsam etwas planen हमने करना है तो गोएथे के अंदर इसका काफ़ी यूज़ है। खैर है तो हर जगह ही, लेकिन गोएथे के अंदर क्योंकि श्राइबन के भी 3 ट्रायल्स हैं ना, 2 ईमेल्स होती हैं और एक माइनुंग होता है, तो इसलिए। अब आगे है ओबवोल। इसका मतलब ऑल दो या फिर इवन दो, कोई भी हम इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि मेरा दोस्त काम पर गया हालांकि वो बीमार था। ऑल दो या इवन दो का मतलब होता है हालांकि। उर्दू के अंदर हम कहते हैं कि माइन फ्रेंड ist zur Arbeit gegangen। अब ये परफेक्ट है तो इसलिए हम ist यूज़ कर रहे हैं। आगे हम यूज़ करेंगे obwohl, यानी कि हालांकि की ट्रांसलेशन के लिए, या फिर although वो बीमार था। although के लिए हम यूज़ किया हमने obwohl er krank war। mein Freund ist zur Arbeit gegangen, कि मेरा दोस्त काम पर गया, obwohl er krank war, हालांकि वो बीमार था। तो हालांकि के लिए हमने यूज़ किया obwohl। ये भी नेबनजार्ट्स वाला है तो कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट में। अब उसके बाद हम यूज़ करते हैं, अब ओब जो हम यूज़ करते हैं ना, इफ़ या वेदर, अब ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्लैरिटी ना हो किसी चीज़ की, यानी कि 50-50 हो कोई चीज़, यानी कि हमें यकीन ना हो को ऐसे कि ऐसे होगा या नहीं। अब मैं कहता हूँ कि ich weiß nicht, मैं नहीं जानता कि वो आ रहा है या नहीं। ओब एयर खोम्ट। अब हमने ओब के बाद एयर खोम्ट लगाया। खोम्ट वैसे भी लास्ट में ही हमने यूज़ किया है, और ओब का मतलब होता है कि वो आ रहा है या नहीं। तो हाँ या ना की सूरत में जब हमें क्लैरिटी ना हो तो हम ओब यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे एयर खोम्ट oder nicht, तो हम ओब एयर खोम्ट लगा देंगे तो वो इनफ है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि ही इज़ स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, तो हम कहेंगे ich bin mir nicht sicher ob er die Wahrheit sagt, कि वो सच बोल रहा है या नहीं, वो सच कह रहा है या नहीं। तो ob हम यूज़ करेंगे, हमें क्योंकि यकीन नहीं है सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो एयर दीवार हाइट जाग्ट और निस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, ओब एयर दीवार हाइट जाग्ट। तो ये हमारे जो थे
नेबनजार्स कनेक्टर्स थे, ये भी हमारे कंप्लीट हुए। अब ये 11 आपने लाजमी करने हैं और भी काफ़ी सारे, लेकिन कम से कम हमें B1 के एग्ज़ाम से पहले ये ज़रूर आने चाहिए। तो कनेक्टर्स का टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद टू वे कनेक्टर्स रह जाएंगे, उसको हम अलग से डील करेंगे। अभी टू वे कनेक्टर्स रह गए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी इन्हीं के साथ हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगला इसका हम फोर्थ पार्ट बना के तो टू वे कनेक्टर्स भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो जो सिंगल कनेक्टर्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तीन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से, ज़ीरो पोजीशन वाले, हाउपजार्ड्स वाले और नेबनजार्ड्स वाले। इनके अंदर अगर आप लोगों को अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। और मैंने साथ साथ वोकैब्स की भी वीडियोस बनानी शुरू की हुई हैं, तो आप लोग वोकैब्स वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अगर आप भी नए हैं देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल पे, तो अपने इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी बाकी ना रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।